मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देख रहे हैं जो बस स्टॉप पर बैठा हुआ है। वो फॉरेस्ट गंप है, जिसे देखकर लगता है कि ये आदमी नॉर्मल तो नहीं है और बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। उसके पास एक औरत आकर बैठ जाती है और फॉरेस्ट गंप चॉकलेट खाते हुए से पूछता है कि क्या आप चॉकलेट खाएंगी, तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती। फॉरेस्ट को उसके जूते बहुत ही पसंद आते हैं, जो कि बिल्कुल साफ और वाइट थे। और फॉरेस्ट के जूते खराब थे और गंदे भी, लेकिन उसे वो पसंद थे। वो औरत कहती है कि मुझे पैरों में दर्द हो रहा है। फॉरेस्ट उसे बातें शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से जूते पहने हैं, इनमें से बहुत से जूते अच्छे थे। अगर मैं याद करना शुरू करूं तो मुझे याद आ जाएगा कि मैंने पहला जूता कौन सा पहना था। फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये मूवी 1994 में रिलीज हुई और इसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। लायन किंग के बाद ये उस साल का हॉलीवुड का दूसरा बड़ा शाहकार था। ये उस वक्त के $50 मिलियन के बजट से बनने वाली एक महंगी मूवी थी। टॉम हैंक्स उसके मेन लीड एक्टर थे और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $678 मिलियन का बिजनेस करके सबको हैरान कर दिया। ये मूवी 13 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद हुई और 6 अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब रही। आज 28 साल गुजरने के बाद भी लोग इस मूवी के सैर से बाहर नहीं आ सके और बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने भी इस मूवी की अडेप्टेशन में मूवी बनाई है। तो चलें मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि फॉरेस्ट को चलने में मसला है तो उसकी माम उसे डॉक्टर के पास लेके आती हैं, जो उसे लोहे के राड से बना एक सांचा उसकी टांग के गिर लगा देता है ताकि वो किसी सहारे के बगैर चल सके और उसकी टांगें ठीक हो सकें। लेकिन डॉक्टर उसकी माम को बताता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है, टेढ़ी है, इसलिए वो कभी सही तरीके से चल नहीं सकेगा। फॉरेस्ट इन्हीं नए जूतों के साथ चलना शुरू कर देता है। वो अपने नए जूतों की वजह से परेशान था और देख रहा था कि वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। तो उससे पहले कि वो डीमोटिवेट होता, उसकी माम उसे मोटिवेट करती है कि तुम सबसे अलग हो, खुदा साहब को एक जैसा नहीं बनाता, इसलिए तुम स्पेशल हो। उसकी माम चाहती थी कि फॉरेस्ट कभी भी अपनी किसी कमी की वजह से इमोशनली डीमोटिवेट ना हो और डिप्रेशन में ना जाए। और फॉरेस्ट को स्कूल भेजने का टाइम आता है तो कोई भी स्कूल उसे एडमिशन नहीं देता। स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि उसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, तो उसकी मदर प्रिंसिपल से बात करके किसी भी तरीका से उसे मना लेती हैं और एडमिशन मिल जाता है। जब वो स्कूल बस में जाता है तो कोई उसे बात नहीं करता, लेकिन यह लड़की जेनी उसे अपनी सीट पर बिठा लेती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। फॉरेस्ट के फादर फोत हो चुके हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ा घर है। उसकी माम घर का खर्चा चलाने के लिए घर में गेस्ट रखती है। एक दिन उनके घर बॉलीवुड का उस टाइम का एक बहुत बड़ा सिंगर एल्विस प्रेस्ली आता है। ये 60s और 70s का इतना बड़ा सिंगर था कि माइकल जैक्सन भी उसकी नकल उतारा करता था। हम देखते हैं कि एक दिन एल्विस गिटार बजा रहा है तो फॉरेस्ट उसके पास आता है और अजीब सा फनी डांस करता है। फिर फॉरेस्ट और उसकी माम देखते हैं कि एल्विस ने फॉरेस्ट के डांस मूव को अडॉप्ट किया है और अपने एक गाने में वो यही मूव कर रहा है और ये मूव करके वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट और जेनी साथ में घूम रहे हैं तो इधर उसके स्कूल के लड़के आ जाते हैं जो फॉरेस्ट को मुख्तलिफ होने की वजह से तंग कर रहे हैं। वो उसे पत्थर भी मार रहे हैं तो जेनी उसे कहती है कि फॉरेस्ट भागो, जितना तेज भाग सकते हो भागो। वो भाग तो नहीं सकता था क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी थी और टांगें भी कमजोर, लेकिन वो इसी हालत में उन लड़कों के डर से भागना शुरू कर देता है। वो लोहे की सलाखों वाले जूतों के साथ अजीब तरीके से आहिस्ता सा भागता है। वो लड़के पास आ रहे थे तो वो तेजी से भागना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसके पाँव के राड टूटना शुरू हो जाते हैं और अचानक वो किसी सहारे के बगैर तेज भागना शुरू कर देता है। वो इतनी तेज भागता है कि साइकिल वाले लड़के भी उसे नहीं पकड़ सकते। जेनी फॉरेस्ट को कहती है कि मेरे घर में कुत्ता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर सोने आ जाया करूंगी। अब सीन बदलता है और फॉरेस्ट जीनी जवान हो चुके हैं। अभी वो स्कूल वाले लड़के जब मौका मिले फॉरेस्ट को तंग करते हैं। फॉरेस्ट जीनी घूम रहे होते हैं कि वो लड़के आ जाते हैं और उसे पत्थर मारने लगते हैं। फॉरेस्ट फिर भागता है और वो लड़के गाड़ी में उसका पीछा करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट इतनी तेज भागता है कि वो लड़के गाड़ी में भी उसे अब नहीं पकड़ सकते। वो भागते भागते फुटबॉल ग्राउंड में आ जाता है। ये अमेरिकन फुटबॉल है जो रग्बी की तरह लगता है। फॉरेस्ट इतनी तेज भागता है कि बॉल लेकर भागने वालों को भी पीछे छोड़ देता है। अब ग्राउंड में मौजूद कोच ये देख रहा था। वो उसकी रफ्तार से बहुत इंप्रेस है। वो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे कॉलेज जाना होगा। लेकिन वो तो स्कूल में काफी सालों से फेल हो रहा है, लेकिन कुछ भी करके वो उसे कॉलेज एडमिशन ले देते हैं और अब वो फुटबॉल टीम का हिस्सा है। जब भी गेम में वो खेलता है उसका काम बॉल लेकर भागना होता है। उसे गेम के बारे में जरा भी पता नहीं होता। जब भी बॉल उसके हाथ में आती है तो वो बिजली की रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। वो कई बार ऐसा हुआ है कि वो रुका ही नहीं और भागते भागते बॉल लेकर घर आ गया, लेकिन टीम मैनेजमेंट को उसकी परवाह बिल्कुल नहीं थी क्योंकि फॉरेस्ट उनके लिए मैच जीत रहा था। वो इसी में खुश थे। फॉरेस्ट इतना फेमस हो जाता है कि अमेरिका की फुटबॉल टीम में उसे शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं, उसे कॉलेज डिग्री मिल जाती है। अब वो ग्रेजुएट है। फॉरेस्ट कहता है कि अजीब बात है कि मैं तो सिर्फ भागता ही रहा और ये लोग उसके बदले मुझे डिग्री दे रहे हैं, ये तो बहुत ही अजीब बात है। वो अपनी माम के साथ बहुत खुश होता है। इतने में एक आर्मी ऑफिसर उसके पास आता है और एक ब्रोशर उसे देता है और अपने करियर के बारे में पूछता है। तो फॉरेस्ट ये देखकर आर्मी में भर्ती हो जाता है। अब इसके लिए फॉरेस्ट को ट्रेनिंग पर जाना होगा।
लेकिन उसे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता। उसे एक बस में जाना है। वो बस पर चढ़ता है और ड्राइवर को कहता है कि मैं फॉरेस्ट गंप हूँ। लेकिन ड्राइवर बहुत खड़ूस और बदतमीज था। वो उसे कहता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। लेकिन जैसा कि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में उसके साथ हुआ था कि किसी ने उसे अपने साथ नहीं बैठने दिया, आज भी उसे कोई अपने साथ बैठने नहीं देता। वहाँ एक अजीब हरकतें करने वाला लड़का होता है, वो उसे अपने साथ बिठा लेता है। वो कहता है कि मेरा नाम बेंजामिन है, तुम मुझे बब्बा बुला सकते हो। फॉरेस्ट कहता है कि मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है, मुझे लोग फॉरेस्ट गंप ही बुलाते हैं। अब हम देखते हैं कि बब्बा उससे बातें शुरू करता है। वो फॉरेस्ट से भी ज्यादा अजीब बातें किया करता था, बिल्कुल ही बेतुकी। वो उसे कहता है कि फौज में तो मैं आना ही नहीं चाहता था, मेरा ख्वाब था कि मैं झींगों का कारोबार करूं, मेरी माँ भी झींगे पकाती है, झींगे वो झींगे ये। बब्बा हर वक्त झींगों की बातें किया करता था, जैसे दुनिया के सबसे अहम चीज झींगे ही हूँ। फिर फॉरेस्ट की ट्रेनिंग शुरू होती है और फिर एक दिन आता है जब वो उसे जंग में भेजने वाले होते हैं। इन दिनों अमेरिका वियतनाम की जंग जारी थी। वो वापस आता है और जेनी को बताता है कि वियतनाम जा रहा है। जेनी फिक्रमंद हो जाती है, उसे कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि जब भी मुश्किल आएगी तो तुम हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे बल्कि भागोगे। फॉरेस्ट उसे कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। दोनों बातें करते हैं और फॉरेस्ट उसे कहता है कि मैं वहां से हर रोज तुम्हें एक लेटर लिखूंगा। फिर जेनी वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट फौज के साथ वियतनाम आ गया है। वो जिस कैंप में उतरता है वहाँ साथ ही समुद्र है, तो बब्बा जो उसके साथ होता है वो फॉरेस्ट से फिर झींगों की बातें शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस समुद्र में बहुत सारे झींगे होंगे और इस जगह पर कब्जा करके हम यहाँ सारे झींगे पकड़ लेंगे। फिर दोनों फौज के साथ फील्ड में चले जाते हैं और यहाँ भी बब्बा उसके साथ ही था। यहाँ फिर से झींगों की बातें शुरू हो जाती हैं। बब्बा फॉरेस्ट को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि यहाँ से वापस जाकर हम एक शिप खरीदेंगे, फिर हम समुद्र में जाकर झींगे पकड़ेंगे, हम दोनों पार्टनर होंगे और तुम फिक्र ना करो, हम दोनों 50-50 के पार्टनर होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमें घर भी नहीं आना पड़ेगा, हम वही बोट पर सो जाएंगे और जब भूख लगेगी झींगे खा लिया करेंगे। फॉरेस्ट कहता है कि तुम्हारा प्लान अच्छा है। फॉरेस्ट उसे और कहता भी क्या, यहाँ वियतनाम में उन्हें काफी महीने हो चुके हैं। यहाँ वो कभी किसी मिशन पर हैं तो कभी किसी और मिशन पर। वियतनाम में अमेरिका की फौज की बहुत बुरी हालत है। वियतनामी आज़ादी पसंद कहीं से भी आ जाते हैं और उनसे जंग शुरू हो जाती है। इसी तरह एक दिन वो एक जंगल से जा रहे होते हैं कि वियतनामी उन पर अटैक कर देते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होती है, लेकिन वियतनामी बहुत ज्यादा थे और उनके बचने के चांसेस भी कम थे। अब फॉरेस्ट को याद आता है कि जेनी ने उससे प्रॉमिस लिया था कि जब भी उसे ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो वो भाग जाएगा। तो वो उठकर मैदान से भागना शुरू कर देता है। वो बहुत तेज भागता है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए जितनी तेज हो सकता था। बहुत दूर आके जब वो पीछे देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। अचानक से उसे याद आता है कि उसका साथी बब्बा तो मैदान में ही रह गया है, तो वो उसे लेने भाग जाता है। वहाँ उसे बब्बा नहीं मिल रहा था और एक फौजी मिलता है जो इंजर्ड था। उसकी जान बचाने के लिए उठाकर नदी के किनारे ले आता है और वापस बब्बा को लेने चला जाता है। लेकिन उसे वहाँ एक और इंजर्ड फौजी मिलता है। वो उसे लेकर नदी के किनारे फिर आ जाता है। अब वो तेज तेज भागना शुरू कर देता है और जितने जख्मी फौजी थे उन्हें कंधे पे उठा उठाकर दुश्मन से बचाकर नदी के किनारे ले आता है। लेकिन बब्बा उसे अब भी नहीं मिल रहा था। वो वापस जाता है तो वहाँ उसे एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट डैन नजर आता है जो जख्मी हालत में है। फॉरेस्ट उसे कहता है कि तुम जंग नहीं लड़ सकते, जख्मी हो। लेकिन वो नहीं मानता और दुश्मन का आखिरी सांस तक सामना करना चाहता था। अब फॉरेस्ट जबरदस्ती उसे कांधे पर उठाता है और नदी के किनारे ले आता है। लेकिन बब्बा तो अभी वहीं है, जिंदा या मुर्दा। लेकिन फॉरेस्ट उसे वहां नहीं छोड़ सकता था। वो फिर से वहां जाना चाहता है। लेफ्टिनेंट उसे रोकता है कि ना जाओ, वहां बम गिराने वाले हैं, तुम मर जाओगे। लेकिन फॉरेस्ट अपने दोस्त को लेकर वहां चला जाता है तो ढूंढने पर उस बार उसे बब्बा मिल जाता है। बब्बा को गोली लगी थी। फॉरेस्ट उसे उठा कर ले आता है, लेकिन बब्बा बहुत जख्मी था इसलिए वो बच नहीं पाता। फॉरेस्ट ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ फॉरेस्ट भी है जो कि आइसक्रीम खा रहा है। उससे बट पर गोली लगी होती है, लेकिन उससे क्या परवाह, वो अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा है। वो अब डेन के बेड के पास आता है और उसे एक आइसक्रीम ऑफर करता है, लेकिन वो इनकार करते हुए उसे नफरत से देखता है क्योंकि फॉरेस्ट ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन वो तो चाहता था कि वो मारा जाए क्योंकि उसकी टांगें कट चुकी हैं। वो ऐसे जिंदा नहीं रहना चाहता। हॉस्पिटल में वो एक और जख्मी सोल्जर को देखता है जो पिंग पोंग खेल रहा है। वो फॉरेस्ट को भी सिखाता है और कहता है कि बस बॉल पर नजर रखो। फॉरेस्ट दिन रात खेलता है और इतना माहिर हो जाता है कि वहाँ सब लोग इकट्ठे होकर उसकी गेम देखने आते हैं। अब एक सेरेमनी का सीन है जहाँ गम को अपनी बहादुरी के लिए मेडल मिल रहा है। वहाँ उसे जेनी नजर आती है। वो उसे मिलने के लिए बहुत खुश था। वो उसे मिलकर बहुत खुश होता है। जेनी अब ड्रग एडिक्टेड हो चुकी है और उन लोगों में शामिल है जो चाहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट जंग खत्म कर दे। यहाँ फॉरेस्ट को पता चलता है कि जेनी के साथ उसका एक फ्रेंड भी है जो उसके साथ रहता है। इन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है तो वो उसे थप्पड़ मार देता है। ये देखकर फॉरेस्ट को गुस्सा आ जाता है। वो उसे बहुत ज्यादा मारता है। सुबह जेनी और फॉरेस्ट बातें कर रहे होते हैं कि जेनी का फ्रेंड आ जाता है और वो उसे मना लेता है। फॉरेस्ट ये नहीं चाहता कि वो उसके साथ जाए, लेकिन जेनी की यही मर्जी थी और दोनों एक बार फिर जुदा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट पिंग पोंग का स्टार प्लेयर बन गया है। उसे चाइना भी भेजा गया है।
वहाँ वो जीत जाता है और फॉरेस्ट इतना सादा था कि उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि उन्होंने मुझे सिर्फ पिंग पोंग खेलने के लिए चाइना भेज दिया, ये तो मैं अपने मुल्क में भी खेल सकता था। अब फॉरेस्ट फौज से रिटायर हो जाता है, उसे $25,000 मिलते हैं। वो बब्बा के घर जाता है और उसकी फैमिली से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने बब्बा से वादा किया था कि हम एक बोट लेंगे और झींगे पकड़ेंगे। हम 50-50 के पार्टनर थे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बब्बा की माँ सिर्फ इतनी कहती है कि क्या तुम पागल हो। अब वो एक बड़ी बोट खरीदता है और समुद्र में जाता है। वो काफी दिन ट्राई करता है लेकिन उसे झींगे नहीं मिलते। एक दिन उसे 2-3 झींगे मिलते हैं, तो जिस आदमी से उसने बोट खरीदी थी वो उसे कहता है कि इस बोट का कुछ नाम तो रखो, शायद इसी तरह बैड लक खत्म हो जाए। तो वो उसका नाम जेनी रख देता है। एक दिन वो देखता है कि डैन किनारे पर वादे के मुताबिक आ गया है, तो फॉरेस्ट एक्साइटेड होकर चलती कश्ती से छलांग लगाकर उसके पास आ जाता है। फिर दोनों बोट में बैठ जाते हैं। वो काफी दिन ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें कोई झींगा नहीं मिलता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और वो फिर समुद्र में जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अगले दिन न्यूज पर दिखाते हैं वहाँ सब बोट्स बर्बाद हो चुकी हैं और सिर्फ फॉरेस्ट डैन की बोट बची है। अब चूंकि ये अकेली बोट थी, तो जब वो शिकार पर जाते हैं तो सब झींगे उन्हें मिलते हैं। इन्हें इतने झींगे मिलते हैं कि वो अमीर हो जाते हैं। अब उन्होंने काफी बोट्स रख ली हैं और एक कंपनी बना ली है, पब्बा गम, और अब ये बहुत मशहूर हो चुके हैं। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ बीमार है, तो वो चलती बोट से कूदता है और भागते हुए मॉम के पास आता है। वो कुछ दिन मॉम की तीमारदारी करता है लेकिन एक दिन वो मर जाती है। अब फॉरेस्ट डिसीजन लेता है कि वो डैन के पास वापस नहीं जाएगा और यहीं घास काटने की नौकरी कर लेता है। एक दिन उसे डैन का खत मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि डैन ने उसका सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। फॉरेस्ट देखता है कि वहाँ एप्पल का निशान बना है। वो समझता है कि उसने सारा पैसा किसी फल की कंपनी में लगा दिया, लेकिन वो आईफोन बनाने वाली कंपनी थी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है और दोनों मिलीनियर बन जाते हैं। जब पैसा आता है तो वो एक चर्च बनाता है, एक हॉस्पिटल बनाता है और बब्बा की माम को भी ढेर सारा पैसा देता है। अब बब्बा की माम पहले लोगों के घरों में काम करती थी, अब वो इतनी अमीर है कि उसकी अपनी कुक है। लेकिन फॉरेस्ट को अभी भी सुकून नहीं मिलता। वो जेनी के लिए उदास रहता था। एक दिन जेनी वापस आ जाती है। फॉरेस्ट को ये नहीं जानना था कि वो क्यों वापस आई। वो बहुत खुश था कि वो वापस आ गई है। जेनी ने अपनी जिंदगी दुखों में ही गुजारी थी। वो उनसे निकलने की कोशिश में ही रही लेकिन कभी निकल ही नहीं पाई। अब दोनों बहुत खुश थे, ढेरों बातें करते रहते, घूमते रहते। एक दिन फॉरेस्ट उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जेनी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो। वो दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन एक दिन जेनी फिर चली जाती है। ये देखकर फॉरेस्ट बहुत दुखी होता है और दुख के मारे उसका दिल करता है कि वो कहीं भाग जाए। वो उठता है और भागना शुरू कर देता है। वो कई दिन भागता है, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, वो नहीं रुकता। अब की बार वो भागने की वजह से मशहूर हो जाता है। सब उसे पूछते हैं कि तुम क्यों भाग रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे वजह नहीं पता, बस मन कर रहा है कि भागूं, तो मैं भाग रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसके साथ भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि उसके भागने की कोई वजह जरूर है। अब उसे भागते भागते 3 साल 2 महीने 14 दिन और 16 घंटे हो चुके हैं। वो एकदम रुक जाता है। सब सोचते हैं कि अब वो कुछ स्पेशल कहेगा, लेकिन वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ और अब मैं वापस घर जाऊंगा। जब वो घर आता है तो उसे जेनी का लेटर मिलता है जिसमें उसने अपना एड्रेस लिखा हुआ है और अपने पास बुला रही है। अब हम वही शुरुआत का सीन देखते हैं जहाँ वो बस स्टॉप पर बैठा है और स्टोरी सुना रहा है। वो लेडी को लेटर पर लिखा एड्रेस दिखाता है तो वो कहती है कि इस एड्रेस पर जाने के लिए तुम्हें बस की जरूरत नहीं, ये पास ही है। वो भागते हुए वहाँ आता है और जेनी से मिलता है। जेनी उसे अपने बेटे से मिलवाती है और कहती है कि ये तुम्हारा बेटा है। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और जेनी उससे बताती है कि मैं बीमार हूँ। गंप उसे घर आने का कहता है। जेनी कहती है कि मुझसे शादी कर लो, तो दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी आते हैं। उन्होंने भी शादी कर ली है और नकली पैर भी लगवा लिए हैं क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से वो भी अमीर हो चुके थे। शादी के कुछ टाइम बाद जेनी बीमारी की वजह से मर जाती है। अब फॉरेस्ट अपने बेटे जूनियर फॉरेस्ट के साथ जिंदगी गुजारने लगता है, उसके साथ सारा टाइम स्पेंड करता है, लेकिन वो जेनी को कभी भी नहीं भूला था। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट का बेटा स्कूल बस में स्कूल जा रहा है जैसा कि वो गया था, लेकिन फॉरेस्ट जूनियर बहुत इंटेलिजेंट है। फॉरेस्ट कम दुनिया की नजर में बुद्धू था, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी वजह से कितने ही लोगों की जिंदगी बदल गई। एल्विस प्रेस्ले उसके डांस मूव कॉपी करके फेमस हो गए। वो फुटबॉल का फेमस खिलाड़ी बना, फौज में सबसे तेज गन को असेंबल करने का रिकॉर्ड बनाया, उसे बहादुरी का मेडल मिला, टेनिस प्लेयर का इंटरनेशनल प्लेयर बना, जिंगो की कंपनी बनाई, एप्पल कंपनी से पैसा कमाया और बाद में रनिंग की तो दुनिया में फेमस हो गया। वो अपने लो आईक्यू के बावजूद कामयाब कैसे हुआ? इसलिए कि उसने जो भी काम किया पूरे दिल से फोकस होकर किया। इस मूवी से हमें ये मैसेज मिलता है कि हालात कैसे भी हों, आपको जो काम भी मिले उसे फोकस होकर करें। यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।